हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए मैं कल्चर के नियामक आधार पर चर्चा करूंगा। नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ कल्चर क्या है? संस्कृति मानव समाज की सामूहिक धरोहर है जो सामूहिक परिप्रेक्ष्य में मानव की कृतियों, कृतित्वों और विरासतों का बोध कराती है। किसी भी समाज और देश में एक काल विशेष में मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधनों से करता है, जिस तरीके से करता है, अपनी कल्पना को जो अभिव्यक्ति देता है एवं जिन तरीकों से अपने जीवन को निर्देशित और नियंत्रित करता है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। मानव और पशु में मूल अंतर यह है कि मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह की चीजों को बनाता या पैदा नहीं करता है। पशु, दुनिया का कोई भी पशु शयाश अपने जीवन निर्वाह की चीजों को बनाता या पैदा नहीं करता है, बल्कि वह प्रकृति से इन्हें जमा कर लेता है, दूसरे जीवों का शिकार करता है अथवा सामान्य रूपांतरण से उनका संकलन करता है। इसके चलते पशुओं में नियम, संगठन के तरीके, अभिव्यक्ति के स्वरूप और प्रतीकों की व्यवस्था इतनी जटिल और व्यवस्थित नहीं होती है कि उसे संस्कृति का नाम दिया जा सके। यह सही है कि प्रत्येक जानवर में अति सरल नियम अथवा व्यवहार के तरीके होते हैं और कुछ में संगठन के विकसित स्वरूप भी पाए जाते हैं, जैसे चींटियों और मधुमक्खियों में। संस्कृति को हर्षकोविड ने पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा कहा है। इससे यह बोध होता है कि मानव ने जो कुछ बनाया है वह उसकी संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति का दायरा इससे भी बड़ा है। प्रत्येक समाज अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को भी एक अर्थ प्रदान करता है जो उसकी संस्कृति के अंग होते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी और हिमालय पर्वत को भारतीयों ने नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इन्हें पवित्रता का विशेष अर्थ दिया है जो भारतीय संस्कृति के अंग है। टायलर ने संस्कृति और सभ्यता के संबंध में कहा कि यह वह जटिल समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, कानून, प्रथाएं एवं अन्य आदतें और क्षमताएं सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य ने समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त किया है। यद्यपि इस परिभाषा में भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया गया, परंतु वे भी मानवीय संस्कृति के अंग हैं। इस प्रकार संस्कृति के सामान्य तौर पर 4 आयाम हैं। पहला भौतिक वस्तुओं का आयाम, दूसरा संगठन और संरचना के स्वरूपों का आयाम, तीसरा अभिव्यक्ति के प्रतीकात्मक अथवा गैर प्रतीकात्मक स्वरूप और चौथा व्यवहार को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित करने वाले स्वरूप। ये अंतिम ही संस्कृति के नियामक आधार कहलाते हैं। संस्कृति का नियामक आधार न केवल मानव व्यवहार को निर्देशित करता है, बल्कि उन्हें प्रभावित और नियंत्रित भी करता है। मैलिनोस्की ने संस्कृति के जैविक आधार की अधिक चर्चा की है, परंतु वह भी यह स्वीकार करता है कि भिन्न भिन्न समाज सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके विकसित करते हैं। उसने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न समाजों में नियंत्रणकारी उपाय भी अलग हो जाते हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने समाज की एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए नियामक आधारों की आवश्यकता के संबंध में कहा। विलियम ग्राहम समनर ने समाज के प्रभावशाली संचालन के लिए नियामक आधारों की आवश्यकता पर बल दिया। जब हम संस्कृति के नियामक आधारों की बात करते हैं, तब हम उन सभी अमूर्त स्वरूपों की चर्चा करते हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं एवं प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए नियम या प्रतिमान या जनरीतियां व्यवहार को नियंत्रित करती हैं
मूल्य, आदर्श, प्रथाएं व्यवहार को निर्देशित करती हैं। प्रतीक, चिन्ह, फैशन आदि सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल सैंक्शन। संस्कृति में सोशल सैंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। इसकी धारणा को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि संस्कृति के नियामक आधार सामाजिक अथवा सामूहिक स्वीकृति से बल प्राप्त करते हैं। समाज की मान्यता और सामूहिक समर्थन और शक्ति को ही सामाजिक अनुशास्ती सोशल सैंक्शन कहते हैं। सामाजिक अनुशास्ती के अंश संस्कृति के प्रत्येक नियामक आधार में रहते हैं, परंतु सभी नियामक स्वरूपों के पीछे सामाजिक अनुशास्ती का समान अंश नहीं होता। जब कोई नियामक आधार समाज की मौलिक संरचना से जुड़ा होता है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा होता है और अर्थव्यवस्था के मूल आधारों से जुड़ा होता है, तब इनके पीछे सामाजिक अनुशास्ती का बल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में अपनी ही जाति में विवाह करने का नियम जाति को बनाए रखने से जुड़ा है, इसलिए इसके भंग करने पर लाठी डंडे की नौबत आ जाती है। इसके विपरीत पिता के सामने सिगरेट नहीं पीने का नियम पारिवारिक प्राधिकार से जुड़ा है, जो पारिवारिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। इसलिए पिताश्री के सामने सिगरेट पीने पर थोड़ी डांट फटकार के बाद छुटकारा मिल जाता है। सामाजिक अनुशास्ती सोशल सैंक्शन संस्कृति के नियामक स्वरूपों का आधार है। इसके समाप्त होने पर वह स्वरूप भी अमहत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आज से 100 साल पहले झूठ बोलना बहुत खराब समझा जाता था, परंतु आज झूठ बोलना स्वीकृत और स्वाभाविक हो गया है। पिताश्री घर में बैठे रहते हैं और किसी आगंतुक के द्वारा दरवाजा खटखटाए जाने पर पुत्र को यह कहते हैं कि आगंतुक से कह दो कि पिता घर पर नहीं है। तात्पर्य यह है कि झूठ बोलने से रोकने के लिए पहले जो सामाजिक मान्यता और अनुशास्ती थी, अब नहीं रह गई। सामाजिक अनुशास्ती किसी एक पूरी संस्कृति के लिए अपने मूल स्वरूपों में समान तो होती है, परंतु वर्गों, जातियों, क्षेत्रों और धर्मों के आधार पर इसमें भिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए बंगाल की क्षेत्रीय संस्कृति में मारपीट करने को बहुत बुरा समझा जाता है। बिहार की क्षेत्रीय संस्कृति में इसे उतना बुरा नहीं समझा जाता है। सामाजिक अनुशास्ती 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक अनुशास्ती पॉजिटिव सैंक्शन, दूसरा है नकारात्मक अनुशास्ती नेगेटिव सैंक्शन। सकारात्मक अनुशास्ती वह है जो किसी कार्य को अपेक्षित मानता है और जिसके करने पर सामाजिक सम्मान सोशल स्टीम में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए कार्यालय में समय पर पहुंचना एक अच्छी बात है और जो ऐसा करते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है। नकारात्मक अनुशास्ती का अर्थ है कि ऐसे कार्य जिसके करने पर प्रतिष्ठा गिरती है, दंड मिलता है और समाज जिसे बुरा समझता है। उदाहरण के लिए भारत में स्त्रियों पर हाथ उठाना बुरा माना जाता है एवं इससे प्रतिष्ठा गिरती है। समाज के अन्य तत्वों के समान सामाजिक अनुशास्ती में भी परिवर्तन होते हैं। यह सही है कि भारत में आज से 200 साल पहले सामाजिक अनुशास्ती के जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप थे, आज वे नहीं हैं। और जैसे मैं चर्चा करूंगा, इसमें नियम या प्रतिमान नॉर्म, जो समाज में नॉर्म एक कल्चर का कितना इम्पोर्टेंट है। नियम संभवतः समाज के सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक है। नॉर्म जॉनसन के अनुसार नियम सामाजिक व्यवहार का अपेक्षित तरीके हैं जिनके भंग किए जाने पर किसी न किसी प्रकार का दंड मिलता ही है, परंतु यह कि अलग अलग परिस्थितियों में समाज द्वारा व्यक्तियों से यह अपेक्षित होता है कि वे एक पूर्व निर्धारित ढंग से व्यवहार करें। यह तरीका न सिर्फ स्वीकृत होता है बल्कि इसे समाज की मान्यता और सामूहिक समर्थन की शक्ति प्राप्त होती है। नियमों के संबंध में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं।
एक तो वे अपेक्षित व्यवहार का बोध कराती हैं, इनके पीछे समाज का मजबूत समर्थन होता है एवं इसके भंग किए जाने पर किसी न किसी प्रकार का दंड मिलता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में हल्ला मत करो अथवा हाथ धोकर खाना खाओ। इससे पहले नियम में नकारात्मक अनुशास्ति है एवं दूसरे में सकारात्मक अनुशास्ति है। नियम अथवा प्रतिमान अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत पहले विलियम ग्राहम समनर ने इन नियमों का जनरीतियों एवं रूढ़ियों के रूप में बांटा था, यानी फॉकवेज एंड मोरेस। समनर ने कहा कि मानव की आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिन्हें एक व्यक्ति अथवा परिवार पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिक अथवा सामूहिक उत्पादन की परिपाटी चली। इस उत्पादन को अधिक और प्रभावशाली बनाने के लिए काम करने वालों में समन्वय के लिए नियमों की आवश्यकता हुई। यही नियम धीरे धीरे सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रण करने के लिए समाज में व्याप्त हो गए। अन्य समाजशास्त्रियों ने नियमों को दूसरे रूप में वर्गीकृत किया है। वर्तमान समय में इन्हें आमतौर पर नियम अथवा प्रतिमान, नॉर्म, संहिता, रूल एवं कानून का विधि, लॉ के रूप में बांटा जाता है। जनरीतियां, फॉकवेज। समनर ने जनरीतियों को अधिक प्रचलित, सरल एवं संबंध सूचक कहा है। ये ऐसे नियम हैं जो संबंधों की प्रकृति और बनावट अथवा संरचना से नहीं जुड़े हैं, न ही ये अति आवश्यक सामाजिक जरूरतों से जुड़े होते हैं। ये बड़े आम होते हैं। इनके भंग करने पर दंड अधिक या कड़ा नहीं होता। ये लोगों के रहने अथवा व्यवहार के आम ढंग से जुड़े होते हैं। इसलिए समनर ने इसे फॉकवेज अथवा आम जनों के तरीके या जनरीति कहा है। सामान्यतः बच्चों अथवा आगंतुकों को इसकी जानकारी अनुकरण से हो जाती है। उदाहरण के लिए हाथ धोकर खाना खाना, बड़ों का आदर करना, पिता के सामने सिगरेट नहीं पीना इत्यादि। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही जनरीति का महत्व और उसके पीछे लगी सामाजिक सत्ता भिन्न भिन्न समूहों में अलग होती है। उदाहरण के लिए पंजाब में गाली बकना आम बात है, तमिलनाडु में यह गंभीर मामला है। समय के साथ ही जनरीतियों के महत्व में फर्क आ जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू महिलाएं पहले पति का नाम कतई नहीं लेती थी, अब आसानी से ले लेती हैं। दूसरा, जैसे मोरेज, रूढ़ियां भी अनौपचारिक नियम हैं। समनर ने आरंभ में ही कहा कि ऐसी जनरीतियां जो सामूहिक जीवन से अधिक जुड़ी होती हैं, जिनसे व्यापक समूह अथवा समाज का कल्याण जुड़ा होता है, जो समूह अथवा सामाजिक उद्देश्यों के पूरा किए जाने से जुड़ी होती है, रूढ़ियां अथवा मोरेज कहलाती हैं। रूढ़ियों के पीछे समाज की अधिक शक्तिशाली मान्यता अथवा सत्ता होती है। लोग इन नियमों को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। रूढ़ियां चाहे सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, इनके पालन करने पर जोर दिया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में अपनी जाति में ही विवाह करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो इत्यादि रूढ़ियां हैं। जनरीतियां और रूढ़ियों में मूल अंतर यह है कि जनरीतियां व्यवहार के तरीके से जुड़ी होती है, जबकि रूढ़ियां संबंधों एवं समूहों की बनावट, सामूहिक आवश्यकता एवं कल्याण से अधिक जुड़ी रहती है। दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। रूढ़ियों के उल्लंघन चलने वाले नहीं होते हैं। यही कारण है कि जनरीतियों के उल्लंघन पर दंड हल्के होते हैं, रूढ़ियों के उल्लंघन पर दंड गंभीर होते हैं। जनरीतियां आम जीवन के तरीकों से जुड़ी है, जबकि रूढ़ियां आम जीवन को निर्देशित, नियंत्रित एवं निरूपित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी संस्कृति के नियामक आधारों की चर्चा करूंगा। तब तक गुड बाय।